आज का जो अपना टॉपिक होगा सबसे पहला डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, DU बोलते हैं। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का एक दो और नाम होता है, जैसे इसको हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। शॉर्ट में इसको हम क्या बोलेंगे, DBE। और इसी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, HDI। ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन शॉर्ट फॉर्म हमेशा यूज करेंगे हम DU। इसी को हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब बात यहाँ पे ये जाता है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम समझ कैसे सकते हैं। ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कुछ नहीं होता। अगर हम एक लाइन में इसको डिफाइन करना चाहें तो अपने पास मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना। ये अपने पास क्या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें हम क्या करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एडेड। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 हम क्या कर ले, यहाँ पर ऐड कर ले। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 एडेड करने के बाद अपने अगर ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में। ठीक है ना। तो यही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जो होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जो होगा ये वाला, यही तुम्हारे पास क्या होगा, वैल्यू ऑफ क्या होगा, DU होगा। ठीक है। एक बार फिर समझें। अपने पास को ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ, अब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या करना, अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 को ऐड करना है। कितना मोल H2 ऐड कर दे वो किस में चेंज हो जाए, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। और ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड को किसको बोलते हैं, एक ऐसा कंपाउंड जिसका जनरल फॉर्मूला क्या हो, CnH2n+2। ठीक है। मतलब जितना कार्बन हो उससे दुगुना दो हाइड्रोजन हो, जितना कार्बन हो उससे दुगुना से दो ज्यादा क्या हो, हाइड्रोजन हो। और इसी को हम एल्केन का जनरल फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 को क्या करना है, ऐड करना। जितना मोल H2 ऐड होगा वही क्या होगा, वैल्यू ऑफ DO होगा। और जितना मोल ऑफ H2 ऐड होके ये क्या हो जाएगा, ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाए, CnH2n+2 के क्या हो, बराबर हो। ठीक है। तो वही अपना क्या होगा, उस कंपाउंड के लिए क्या हो जाएगा, DU कहलाएगा। ठीक है। ये तो अपने पास बात यहाँ पे ये जाता है कि DU होता क्या है। एक बार फिर से इसको हम बोले, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है, उसमें जितना नंबर ऑफ मोल्स H2 ऐड करके उसको ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे, वही उस कंपाउंड के लिए DU का क्या होगा, अपने पास वैल्यू होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो बात अपने पास यह जाता है, अगर किसी कंपाउंड के लिए इफ DU इज इक्वल टू 0, अगर किसी कंपाउंड हमने किसी कंपाउंड के लिए DU का वैल्यू निकाला और वो DU का वैल्यू क्या आ रहा है, अगर 0 आता है तो 0 आने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल। तब यहाँ पे क्या होगा, सारे बॉन्ड सिंगल होगा। किसी कंपाउंड के लिए अगर DU का वैल्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है, या क्या हो सकता है, एक रिंग की पॉसिबिलिटी हो सकता है। मतलब किसी कंपाउंड के लिए DU 0 होगा, सारे बॉन्ड सिंगल माने वहाँ पर होगा, कोई भी डबल बॉन्ड या रिंग बनने की चांस नहीं है। DU 1 होगा तो उस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड बन सकता है या एक रिंग बन सकता है। उसी तरह अगर किसी कंपाउंड के लिए DU का वैल्यू क्या हो जाए, 2 हो जाए, तो वहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, 1 डबल बॉन्ड प्लस 1 रिंग हो सकता है, या क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, और क्या हो सकता है, 1 ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है। एक बार फिर समझें,
हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि अगर किसी कंपाउंड के लिए डी यू क्या है 0, सारे बॉन्ड क्या होगा सिंगल, ठीक है। डी यू एक होगा तो एक डबल बॉन्ड हो सकता है या एक रिंग हो सकता है। और किसी कंपाउंड के लिए अगर डी यू क्या हो 2 हो तो ये कंपाउंड इस कंपाउंड में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक डबल बॉन्ड के साथ एक रिंग हो सकता है, या 2 डबल बॉन्ड हो सकता है, या एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ जाता है डी यू का वैल्यू। अगर हमने किसी कंपाउंड के लिए निकाला तो डी यू का अगर अलग अलग वैल्यू होता है तो उससे हम क्या क्या पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं। एक्चुअली अगर हम डी यू को समझे तो एक्चुअली में डी यू होता क्या, अगर देखें तो एक्चुअली में डी यू क्या होता है, किसी भी कोई भी कंपाउंड अगर दिया हो तो पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने का एक पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने का अपने पास वहाँ से क्या जाता है, एक आइडिया आ जाता है उस कंपाउंड के लिए हम कितना स्ट्रक्चर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और जिसका यूज़ हम आइसोमेरिज्म में सबसे ज़्यादा करते हैं। लेकिन अभी हम थोड़ा सा क्या करेंगे, डी यू का एक आइडिया लेके चलते हैं और आइसोमेरिज्म में जो भी यूज़ होगा वहाँ पर करेंगे इसका, ठीक है ना। तो अभी हम थोड़ा सा देखते हैं इसको। अब नेक्स्ट जो अपने पास बात आता है, रूल टू फाइंड डी यू। डी यू फाइंड करने के अपने पास रूल क्या होगा। तो पहला बात यहाँ पे ये जाता है, व्हेन स्ट्रक्चर इज गिवन। जब अपने को क्या दिया हो, स्ट्रक्चर दिया हो, तो डी यू फाइंड करने के लिए अपने पास तरीका क्या हो सकता है। तो पहला केस अपने पास हो जाएगा कि रूल टू फाइंड डी यू में कि जब स्ट्रक्चर दिया हो तो डी यू इक्वल टू अपने पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। अगर मान लो अपने को स्ट्रक्चर दिया और वहाँ से डी यू अपने को फाइंड करना हो, ठीक है ना, तो उस स्ट्रक्चर में अपने को क्या खोजना होगा, अपने को देखना होगा कि वहाँ पर पाई बॉन्ड का संख्या कितना है और रिंग की संख्या कितना है, ठीक है ना। दोनों ऐड कर देंगे और वही उस कंपाउंड के लिए क्या आ जाएगा, डी यू का वैल्यू आ जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे बेंजीन अपने पास, ये अपने पास क्या है यहाँ पर बेंजीन। अगर मैं इसके लिए डी यू बात करूँ तो डी यू कितना आ जाएगा, रिंग कितना अपने पास, अगर सबसे पहले देख ले पाई बॉन्ड 1 2 3 3 पाई बॉन्ड है और 3 पाई बॉन्ड के साथ साथ अपने पास रिंग कितना है यहाँ पर 1 है, तो डी यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 आ जाएगा। उसी तरह अगला एग्जांपल अगर देखें, मान लो ये कंपाउंड अपने पास है और यहाँ से अपने को डी यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर डी यू फाइंड करें तो पहले देख लो पाई बॉन्ड कितना है, तो अपने को पता है कि सिग्मा पाई बॉन्ड का पिछले क्लास में हम आइडिया ले चुके हैं, ठीक है, तो वो अपने को आइडिया है। तो यहाँ से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड हो गया और रिंग कितना हो गया 2, तो डी यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास पहला केस हो गया जब अपने को स्ट्रक्चर दिया हो तो वहाँ से हम डी यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस पर और एग्जाम्पल हम बात करेंगे। अब केस सेकेंड आ जाता है, व्हेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज गिवन, ठीक है। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो, इस केस में डी यू फाइंड करने के लिए अपने पास एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n डिवाइड बाय 2 होता है, ठीक है ना। हमने क्या बात करा यहाँ पर कि जब अपने पास मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो डी यू फाइंड करने का अपने पास तरीका क्या होगा। यहाँ पर अगर देखें तो C+1 H प्लस एक्स माइनस n डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर C क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन होगा, H क्या होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, X क्या होगा, नंबर ऑफ हेलोजन होगा, हेलोजन क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है, और N क्या होगा, नंबर ऑफ नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो इस फार्मूला से हम डी यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब नोट में एक बात ध्यान रखेंगे, अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन या सल्फर आता है तो उसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करते हैं। तो ऑक्सीजन या सल्फर एटम आर निगलेक्टेड, ठीक है। डी यू में इसका कोई रोल नहीं है, इससे कोई अपने ज़्यादा मतलब नहीं होगा। अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन या सल्फर दिया हो तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर निगलेक्ट करके चलेंगे, उसको हम डी यू में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो दो तरीका अपने पास हो गया डी यू फाइंड करने का। जब स्ट्रक्चर दिया हो तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, वहाँ से डी यू फाइंड कर सकते हैं। और जब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो डी यू फाइंड करने के लिए C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस n डिवाइड बाय 2 होता है, और यहाँ से हम डी यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ से ये बात आ जाता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल बात कर लेते हैं जहाँ पर हम डी यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना।
ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर कॉपी पेन लेके साथ में बैठेंगे। जैसे मान लो अपने पास ये दिया हो, और इसके लिए अपने को क्या करना है, डी यू फाइंड करना है, ठीक है ना। इसके लिए अगर डी यू फाइंड करना, कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो डी यू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, क्योंकि ये स्ट्रक्चर दिया हो तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग। तो पाई बॉन्ड कितना है, 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड, और रिंग कितना 2, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 6 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें डी यू का, और क्या हो सकता है अपने पास डी यू फाइंड करने का अपने पास तरीका। अब ध्यान से देखना, कुछ अच्छे एग्जाम्पल हम बात करेंगे। यहाँ पर C2H है, ये Cl है, डबल बॉन्ड है, इसके लिए डी यू कितना होगा यहाँ पर। यहाँ से अगर हम डी यू फाइंड करें तो अब देखो यहाँ पर क्या मिस्टेक होगा। अब थोड़ा सा अपने को, हमने जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बात करा था उसका यूज़ यहाँ पर करना होगा, क्योंकि हमने बताया था कि डी यू फाइंड करने के लिए अपने को स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करना जरूरी है। अगर अपने को ये आइडिया नहीं लग पा रहा कि कितना पाई बॉन्ड होगा वहाँ पर, अगर ये आइडिया लग पा रहा है कि पाई बॉन्ड कितना होगा, तो हम फिर स्ट्रक्चर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा, अगर यहाँ पर हम डी यू ये सब कुछ देख के निकालते हैं, 1 2 2 पाई बॉन्ड अपने को दिख रहा है अभी सीधा सीधा स्ट्रक्चर में, और रिंग कितना दिख रहा है 2, तो ये होगा कितना 4, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा उस पर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हमने जो पाई बॉन्ड अपने को यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो तो हमने देख लिया, लेकिन जो पाई बॉन्ड यहाँ पर छिपा हुआ उस पाई बॉन्ड को हम क्या कर रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। तो उसको अपने को क्या करना होगा, देखना होगा, उसको भी काउंट करना होगा डी यू में, तब अपना वैल्यू जो होगा डी यू का वो क्या रहेगा, सही होगा। अब इसके लिए क्या करना होगा, तो हमने क्या बोला कि इसके लिए करना कुछ नहीं होगा। अब ये एक्चुअली है क्या है, अगर देखें तो ये एक्चुअली कुछ है नहीं। C2H मतलब यहाँ पे ये होगा कि C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये क्या है H के फॉर्म में, इस तरह से, ठीक है। तो सही डी यू जो होगा अपने पास यहाँ पर, सही डी यू क्या जाएगा। अब देखो पाई बॉन्ड कितना हो जाता है, 1 2 3 4, 4 पाई बॉन्ड हो जाता है, और रिंग कितना हो जाता है 2, और डी यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का कभी भी अपने पास स्ट्रक्चर दिया हो तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ध्यान रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत बच्चे इसमें गलत करते हैं। तीसरा एग्जांपल अपने पास जो है यहाँ पर वो क्या है, ये इस टाइप का कुछ है। ये इस तरह से है, यहाँ से बना हुआ ये, इसको क्यूबेन बोला जाता है। अब इसके लिए अगर हम डी यू फाइंड करें तो डी यू फाइंड करने के अपने पास तरीका क्या होता है, डी यू फाइंड के लिए अपने पास अगर तरीका देखें तो स्ट्रक्चर दिया हो तो रिंग और पाई बॉन्ड के नंबर को क्या करना होता है, ऐड करना होता है। अब यहाँ पर रिंग अगर ऐड करने की कोशिश करें तो वहाँ से हम डी यू कैसे पता कर सकते हैं, देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो रिंग कितना हो जाएगा, 1 देखो, एक ये सामने वाला हो जाएगा, इसके पीछे इधर इधर ऊपर नीचे, तो टोटल रिंग कितना हो जाएगा 6, और डी यू इसके लिए क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या सर, जो डी यू स्ट्रक्चर दिया हो डी यू फाइंड करने के अपने पास जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग, वो गलत हो सकता है, कभी कभी गलत हो सकता है। वो कुछ केस में क्या हो सकता है, ये गलत हो सकता है, और ये वाला जो एग्जांपल है उस फॉर्मूला को क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। फिर सर इसको कैसे करेंगे हम, इसके करने के अपने पास दोनों तरीके से कर सकते हैं। डी यू फाइंड करने का अगर स्ट्रक्चर दिया हो तो एक तरीका ये भी होता है कि कोई भी रिंग अगर दिया हो तो उस रिंग को क्या करना है, कितने बॉन्ड ब्रेक करें कि वो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाए, वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, डी यू फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये कि उसका उस कंपाउंड का क्या करो, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लो, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से डी यू आराम से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। समझे, देखते हैं दोनों तरीका। जैसे इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाए, 8 कॉर्नर है तो 8 कार्बन होगा, और हर एक कार्बन के साथ क्या होगा, 1 हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ से अगर देखें तो इसके लिए डी यू अगर फाइंड करें तो फार्मूला यहाँ पर लगा लो, 8 + 1 - 8 हाइड्रोजन हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, बाकी नहीं तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 9, और 9 में से ये 4 जाएगा तो कितना जाएगा, ये 5, और ये क्या है, सही है। और इसलिए क्यूबेन के लिए डी यू का वैल्यू जो होगा वो 6 नहीं होगा, वो कितना होगा अपने पास, 5 होगा। हमने कैसे करा, पहले इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर वही आ जाता है कि सर अपने को कैसे पता चलेगा कि ये गलत है, ये तब ये तरीका लगा है,
ये एक एग्जांपल आता है, इस पर इसका ध्यान रखेंगे। क्यूबेन में ऐसा कुछ होता है जहाँ पर अगर हम जो अपने पास तरीका वहाँ से निकालते तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इस केस में अपने को ये तरीका अपना सकते हैं। या दूसरा तरीका ये होता है, जैसे मान लो, देखना, जैसे मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो अपने पास ये है, ठीक है ना। एक तो डी यू डायरेक्ट हम ये निकाल सकते हैं, डी यू कितना हो जाएगा, 3 देंगे तो 3 डी यू हो जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका हमने क्या बोला कि अगर स्ट्रक्चर दिया हो तो कितने बॉन्ड ब्रेक कर दें जिससे कि वो ओपन चेन में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। तो देखो, एक बॉन्ड ये इसको ब्रेक कर दो, एक बॉन्ड इसको ब्रेक कर दो, एक बॉन्ड इसको ब्रेक कर लो, देखो ये पूरा का पूरा ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, और कितना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा, 1 2 3, ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ से हम डी का वैल्यू क्या कर सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो एग्जाम्पल अपने पास हुआ, ये स्ट्रक्चर दिया हो तब हम क्या कर सकते हैं, डी यू को फाइंड कर सकते हैं। अब अपने को बात ये करना कि जब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हो तो हम डी यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, और वो ज़्यादा अपने लिए मुश्किल नहीं होता है। कुछ हम 2-4 एग्जांपल ले लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला का, जहाँ से हम डी यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो C4H8 दिया हुआ, ठीक है ना, और C4H8 दिया और यहाँ से डी यू क्या करना, फाइंड करना। तो डी यू कितना आ जाएगा, 4 + 1 - 8 / 2, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और इस कंपाउंड के लिए अगर डी यू 1 आया तो इसका मतलब क्या हो सकता है, एक रिंग की पॉसिबिलिटी हो सकता है, और एक क्या हो सकता है अपने पास, डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी हो सकता है। अब देखो हमने क्या बोला कि यहाँ से एक पॉसिबल स्ट्रक्चर कितना, किसी मॉलिक्यूल में कितना स्ट्रक्चर बना सकते, किसी मॉलिक्यूल का कितना स्ट्रक्चर बना सकते, एक आइडिया अपने को मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे स्ट्रक्चर बना सकते हैं डी यू से, ठीक है ना। तो यहाँ से अपने पास डी यू क्या आ जाता है, ये आ जाता है। अब सर, अब ये बात आ जाता है कि सर डी यू के फाइंड करने के फॉर्मूला में अपने C+1 - H + x - n / 2 लिया है। तो कार्बन हाइड्रोजन वाला तो आपने एग्जांपल ले लिया, एक एग्जांपल नाइट्रोजन वाला ले लीजिए और एक एग्जांपल हेलोजन वाला ले लीजिए, ठीक है। चलो, जैसे मान लो C4, चलो C5 ले लेते हैं, C5H9Cl, ठीक है ना। अब डी यू क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब हो जाएगा कार्बन कितना है, 5 + 1 माइनस अपने पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना है, 9, H + x मतलब हेलोजन 1 है तो 1, और नाइट्रोजन है नहीं, / 2, तो ये कितना जाएगा यहाँ पर 6, और ये कितना जाएगा 10, 5 मतलब 1, यहाँ से निकाल सकते हैं। एक नाइट्रोजन वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मान लो अपने पास है C3H9N। अब इसके लिए डी यू कितना आ जाएगा, 3 + 1 - 9, अब नाइट्रोजन कितना है, 1 / 2, ठीक है ना, ये 4 आ जाएगा, और यहाँ से 9 - 1 हो जाएगा तो 8 / 2 तो 4 - 4 ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ये क्या कर सकते हैं, डी यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। हम डी यू को थोड़ा सा डिटेल में और ज़्यादा हम करेंगे, डी यू को डिटेल में हम ज़्यादा कब करेंगे, जब हम क्या करेंगे, आइसोमेरिज्म समझेंगे, तब हम डी यू को और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, ताकि आइसोमेरिज्म का जब एक बार हम आइडिया लेंगे तो फिर डी यू का एप्लीकेशन अपने लिए क्या होगा, वहाँ पर ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा, ठीक है। अब अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, और अपना अगला टॉपिक है वो क्या है, होमोलॉगस सीरीज। देखो ये बहुत छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ इसको, ठीक है ना। होमोलॉगस सीरीज, अपने को पता है कि किसी भी सीरीज में 2 लगातार मेंबर के बीच का डिफरेंस एक CH2 का अगर हो जाता है, किसी भी सीरीज के 2 लगातार मेंबर के बीच का डिफरेंस एक CH2 का हो जाता है, तो वो दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, होमोलॉगस सीरीज बोलते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये जाता है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक लाइन हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं होमोलॉगस सीरीज के बारे में, 2 कंटिन्यूअस member of any series differ by CH2, ठीक है ना।
ये अपने लिए बात क्या हो जाता है, होमोलोगस सीरीज के इसको बोल सकते हैं। अगर किसी भी सीरीज में दो लगातार मेंबर में अगर एक CH2 का डिफरेंस आता है तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे का होमोलोगस सीरीज। देखो ध्यान रखना, जब भी होमोलोगस सीरीज बात होगा तो एक ही सीरीज में हम दो लगातार मेंबर के बीच कंपैरिजन करेंगे। कभी भी दो सीरीज में कंपैरिजन नहीं होता है, दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में कंपैरिजन नहीं होता है, जिस पर हम क्या करने वाले, बात करने वाले, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पर होमोलोगस सीरीज के बारे में अगर हम बात करें तो अगर अपने पास होमोलोगस सीरीज है तो पहले हम ये देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज में क्या क्या सेम होने वाला है और क्या क्या डिफरेंट रहेगा। सेम क्या क्या होना चाहिए और डिफरेंट कभी क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना। सेम क्या होगा अपने पास, फंक्शनल ग्रुप F डॉट जी फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, ठीक है ना। और क्या सेम हो सकता है अपने पास अगर देखें तो देखो सबसे पहले हमने क्या बोला कि होमोलोगस सीरीज में कभी भी फंक्शनल ग्रुप ये दो अलग अलग सीरीज में नहीं होगा कंपैरिजन होमोलोगस सीरीज में, और फंक्शनल ग्रुप चेंज करते तो सीरीज में क्या होगा, चेंज होगा। तो कभी भी दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में होमोलोगस सीरीज कंपैरिजन नहीं होगा। इस बात का हम थोड़ा सा क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो पहला अपने पास क्या हो गया यहाँ पर, अगर देखें तो तुम्हारे पास फंक्शनल ग्रुप अलग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगा, जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, सॉरी सेम क्या होगा, हम ये बात कर रहे हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, सेम रहेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगा और जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब आ जाता है डिफरेंट क्या होगा, क्या क्या दो होमोलोगस सीरीज में अगर एक सीरीज के दो लगातार मेंबर होमोलोगस सीरीज है तो उसमें उसका फंक्शनल ग्रुप क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा और जनरल फॉर्मूला भी क्या होगा, सेम रहेगा। डिफरेंट अपने पास क्या हो सकता है, क्योंकि एक CH2 का अंतर होगा तो मोलर मास अलग अलग होगा और मोलर मास अलग अलग होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होने के साथ साथ यहाँ पर क्या हो सकता है, नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन भी क्या रहेगा, दोनों में अलग अलग अपने पास यहाँ पर होने वाला है, ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ से किया जाता है होमोलोगस सीरीज का बात आ जाता है। अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें, जैसे हमने डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड और डिग्री ऑफ क्या बात करा था हमने, एल्कोहल बात करा था। तो 1 डिग्री अल्कोहल हो या 2 डिग्री अल्कोहल हो या 3 डिग्री अल्कोहल हो, 1 डिग्री अल्कोहल हो या 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल हो, ये फंक्शनल आइसोमर नहीं होता। उसी तरह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड फंक्शनल आइसोमर नहीं होता है। लेकिन 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 सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट बात होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन जो होता है वो फंक्शनल आइसोमर होता है। मतलब ये हुआ कि जब भी एमीन में हम होमोलोगस सीरीज का कंपैरिजन करेंगे तो डिग्री ऑफ एमीन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एक CH2 का अंदर सिर्फ काफ़ी नहीं होगा होमोलोगस सीरीज के लिए, एमीन में अगर हम बात करें तो एक CH2 का डिफरेंस एक काफ़ी नहीं होगा होमोलोगस सीरीज कंपेयर करने के लिए। एमीन में डिग्री ऑफ एमीन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इस बात को हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होगा अपने लिए। और ये यही हम क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। क्या होगा यहाँ पर, फॉर कंपैरिजन ऑफ होमोलोगस सीरीज इन एमीन, दो बात का हम ध्यान रखेंगे। जब भी एमीन में हम होमोलोगस सीरीज का कंपैरिजन करेंगे तो सबसे पहला डिफर, ये होना चाहिए डिफर बाय 1 CH2, एक CH2 का डिफरेंस होना चाहिए और डिग्री ऑफ एमीन शुड बी सेम। डिग्री ऑफ एमीन क्या होना चाहिए, शुड बी सेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो गई, छोटा सा बात है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होगी अपने पास, ठीक है ना। हमने क्या लिखा है यहाँ पर, अगर आपको क्या करना है, एमीन में होमोलोगस सीरीज कंपेयर करना है तो एक CH2 का डिफरेंस सिर्फ काफ़ी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि दो एमीन है और अपने पास एक CH2 का डिफरेंस हो गया और होमोलोगस सीरीज हो जाएगा, सीधा सीधी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बात ध्यान रखना है यहाँ पर कि एक CH2 का डिफरेंस तो हो ही, जो कि हमने पहले भी लिखा है, लेकिन डिग्री ऑफ एमीन भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ऐसा अगर होता है तो वो दोनों क्या हो सकता है, एक दूसरे का होमोलोगस सीरीज हो सकता है, ठीक है। अब इस पर हम एक एग्जांपल बात कर लेते हैं, ये सारा चीज़ अपने को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो CH3 NH2 CH2 NH2। पहले तो हम देख लें कि इस दोनों में ये अपने पास है फर्स्ट और ये मान लो सेकेंड है। क्या पहला और सेकेंड में एक CH2 का डिफरेंस है, हाँ एक CH2 का डिफरेंस है। यहाँ पर कार्बन क्या है, 2 है और यहाँ पर कार्बन क्या है, 3 है, ठीक है। तो दोनों में एक CH2 का डिफरेंस है। हमने क्या बोला कि एमीन में जब भी कंपैरिजन करना तो दोनों चीज़ ध्यान रखना। अगर दोनों चीज़ ध्यान नहीं रखते हैं तो सीधा सीधी वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा,
ठीक है ना। तो इसमें और इसमें क्या है, एक CH2 का डिफरेंस है। अब CH2 का डिफरेंस होने के साथ साथ ये क्या है, 1 डिग्री एमीन है, और यहाँ पर भी ये देखें तो ये क्या है, 1 डिग्री एमीन है। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट एंड सेकेंड आर होमोलोगस, फर्स्ट और सेकेंड क्या हो जाएगा, होमोलोगस सीरीज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल और देख लो, जैसे मान लो CH3 CH2 NH2 अपने पास है, CH3 CH2 NH CH3। अगर इस दोनों में भी देखो, फर्स्ट और सेकेंड मान लेते हैं इसको, ठीक है। दोनों एग्जांपल देखो, अभी दोनों एग्जांपल अगर देखोगे तो देख लो दोनों में एक CH2 का डिफरेंस है, देख लो, इसमें तो कार्बन 2 इसमें कार्बन 3 है, दोनों में एक CH2 का डिफरेंस है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी बात है ये क्या है, 1 डिग्री एमीन है, और ये जो अपने पास यहाँ पर है ये क्या अपने पास 2 डिग्री एमीन है। तो क्या फर्स्ट और सेकेंड होमोलोगस सीरीज होगा, नहीं होगा। फर्स्ट एंड सेकेंड आर नॉट होमोलोगस सीरीज। क्यों, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएगा, और होमोलोगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टीज कभी अलग अलग नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाता है एमीन केस में, अगर होमोलोगस सीरीज अपने को क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक अपन बात करने वाले यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम यहाँ पर लेके आते हैं अभी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हम बात करें अपने पास तो क्या हो सकता है, देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को 2 पार्ट में क्लासिफाई करा गया। एक होता है अपने पास ओपन चेन, मतलब एक खुला चेन होगा, और एक क्या होगा, साइक्लिक होगा, रिंग होगा, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ पर क्या जाता है, ओपन चेन बोला जाता है, या इसी को असाइक्लिक बोला जाता है। साइक्लिक, असाइक्लिक मतलब क्या होता है, जो रिंग नहीं हो, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड। देखो एलिफेटिक कंपाउंड हम बात करेंगे, एलिफेटिक कंपाउंड सिर्फ हम ओपन चेन या इसको एलिफेटिक कंपाउंड बोल देंगे, ये इतना सही नहीं होता, ये 50% तक तो बात सही होता है, लेकिन एलिफेटिक कंपाउंड का कुछ कहानी और होता है जो हम इसके बाद अभी करेंगे डिस्कस, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा अपने पास होता है साइक्लिक या रिंग चेन, और क्या हो सकता है अपने पास, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, साइक्लिक बोल सकते हैं, रिंग चेन बोल सकते हैं, ठीक है। या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, क्लोज्ड चेन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग नाम से ये इस तरह से जाना जाता है। एक बार फिर से देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने पास 2 पार्ट में डिवाइड करा गया, ओपन चेन या साइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड इसी को बोलते हैं, साइक्लिक, रिंग या क्लोज चेन इसी को बोला जाता है, ठीक है। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, एक होता है अपने पास सैचुरेटेड, जिसमें हम एल्केन को लेते हैं, और एक अपने पास क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। तो इस पर हम देखेंगे, ठीक है ना, अनसैचुरेटेड। अब बात करते हैं जो अपने लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है ये, ध्यान से समझना, बहुत छोटा चीज़ है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। छोटे मिस्टेक यहाँ पर हम करते हैं, और मैंने देखा इसमें बहुत अच्छे बच्चे भी छोटे मिस्टेक यहाँ पर करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे तो ये छोटे मिस्टेक अपने से नहीं होने वाला है। तो इसमें हम देखेंगे क्या हो सकता है। हमने क्या बोला कि अब ये अपने लिए ये क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ से अगर बात करें तो अपने पास ये 2 टाइप का हो सकता है, एक होगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और एक होगा अपने पास एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। हम सबको एक एक करके हम समझेंगे। पहले तो हम एक चार्ट बना लेंगे, चार्ट के हिसाब से हम कैसे इसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो एक अपने पास क्या होगा, एलिसाइक्लिक होगा, और एक क्या होगा, एरोमेटिक होगा। एलिसाइक्लिक अगर देखें तो एक होगा, इसमें 2 टाइप होगा, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और एक होगा अपने पास हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है ना। और इसमें भी एरोमेटिक कंपाउंड में भी अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये भी तुम्हारे अपने पास क्या हो जाएगा, एक होमोसाइक्लिक हो जाएगा,
होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, और ये क्या हो जाएगा अपने पास, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है ना। अब यहाँ से अगर बात करें तो इसमें भी हम इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा अपने पास बेंजीनोइड और एक हो जाएगा नॉन बेंजीनोइड। ठीक है ना, एक बेंजीनोइड हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, नॉन बेंजीनोइड। तो एक बार फिर से देखें, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम दो पार्ट, सबका एक एक करके मतलब समझेंगे। दो ओपन चेन साइक्लिक, ये इसमें सैचुरेटेड आ जाएगा, अनसैचुरेटेड। अब ये जो रिंग होता है साइक्लिक जो होता है, ये दो पार्ट में होता है, एक एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक में। एलिसाइक्लिक को होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में डिवाइड कर रहे हैं, और उसी तरह इसको होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। और होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जो होगा, एक बेंजीनोइड होता है और एक नॉन बेंजीनोइड होता है। ठीक है, सबसे पहला चीज़ यहाँ पर अपने को ये समझना होगा कि होमोसाइक्लिक का मतलब क्या होगा। होमो मतलब क्या होता है, सेम होता है। ये मतलब क्या होता है, सेम। इसका मतलब ये हुआ रिंग का प्रत्येक मेंबर क्या हो, कार्बन हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक बोलेंगे। ईच मेंबर ऑफ द रिंग, ईच मेंबर ऑफ द रिंग आर कार्बन। ठीक है ना। और हेट्रोसाइक्लिक किसको बोलेंगे, यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ईच मेंबर ऑफ द रिंग आर नॉट कार्बन। और कार्बन अगर नहीं होगा तो क्या हो सकता है, हेट्रोएटम होगा। हेट्रोएटम कार्बन के अलावा जो दूसरा एटम होता है उसको हेट्रोएटम हम बोलते हैं यहाँ पर। जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, एक्सेट्रा, ये सब हो सकता है। ठीक है ना। तो रिंग का जो प्रत्येक एटम होगा अगर वो कार्बन होता है तो होमोसाइक्लिक, और कार्बन नहीं, प्रत्येक एटम कार्बन नहीं हो, मतलब कार्बन के अलावा दूसरा एटम भी हो सकता है। ठीक है। तो दूसरा हेट्रोएटम किसको बोलते हैं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये सब क्या हो सकता है, हेट्रोएटम जैसा काम कर सकता। तो रिंग का प्रत्येक एटम कार्बन हो तो होमोसाइक्लिक, और प्रत्येक एटम कार्बन नहीं हो, मतलब कार्बन के बदले कुछ और एटम आ सकता है रिंग में, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जैसा काम करेगा। ठीक है। अब बात यहाँ पे ये जाता है कि ये तो होमोसाइक्लिक का बात हो गया और ये क्या हो गया, हेट्रोसाइक्लिक का बात हो गया। अब इसमें एक एक करके हम सबका मतलब समझेंगे। अब हम सबसे पहले यहाँ पे क्या समझ लेते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड को समझ लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक कंपाउंड के लिए सबसे पहला बात यह जाता है कि कंडीशन क्या होगा इसके लिए। तो कंडीशन अपने लिए क्या क्या चेक करना होगा एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अगर बात करें तो सबसे पहला वो कंपाउंड क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा कंपाउंड क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर के लिए ईच मेंबर ऑफ द रिंग शुड बी sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है ना। उसके बाद क्या हो सकता है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बात करें तो वो क्या होना चाहिए, 4n+2 होना चाहिए। और यही अपना क्या होता है, हकल्स रूल होता है। ठीक है ना। और n का वैल्यू यहाँ क्या हो सकता है, 1 2 3 4 इस तरह से हो सकता है। ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है उसके लिए अपने को क्या क्या कंडीशन चेक करना होगा। पहला तो आप देख लो कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक के बाद प्लेनर। प्लेनर के लिए क्या देखना होगा कि रिंग का प्रत्येक मेंबर sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, 4n+2 होना चाहिए। और ये क्या होता है, हकल्स रूल होता है। और यहाँ पर n का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 हो सकता है। ठीक है ना। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। ठीक है ना। और एक बात यहाँ पर और आ जाता है जिसको हम लिख के चलते हैं, नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक क्या होता है, रिंग का कोई भी मेंबर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाए। अगर रिंग का कोई भी मेंबर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। और एक और आता है यहाँ पर अपने पास
एंटी एरोमेटिक। देखो एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक में इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर भी 3 कंडीशन होता है, साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है यहाँ पर चेंज हो जाता है, और वो कितना होता है 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। और n का वैल्यू जो होगा यहाँ पर अगर हम बात करें तो n का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से ये जा सकता है। n का वैल्यू यहाँ पर ध्यान रखें, एरोमेटिक केस में n का वैल्यू हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, ये ज़रूरी बात अपने लिए। एरोमेटिक कंपाउंड में जो 4n+2 है यहाँ पे n का वैल्यू कहाँ से चालू कर सकते हैं, 0 से चालू कर सकते हैं, और यहाँ पर n का वैल्यू जो होता है वो कहाँ से रखना पड़ेगा अपने को, 1 से रखना पड़ेगा। 3 बात अपने पास आ गया, एक आ गया अपने पास एरोमेटिक आ गया, एक नॉन एरोमेटिक आ गया, और एक एंटी एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक के लिए 3 कंडीशन आ जाएगा, और एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में बस एक ही डिफरेंस आ जाता है कि यहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। 4 के मल्टीपल में पाई इलेक्ट्रॉन अपने को मिलेगा तो एंटी एरोमेटिक बोल देंगे। और रिंग का कोई भी मेंबर sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये अपने पास यहाँ से बात आ जाता है। जैसे 1-2 एग्जांपल हम यहाँ पर बात कर लें तब हम आगे चलेंगे। जैसे मान लो अपने पास है, अगर एग्जांपल बात करते हैं, जैसे मान लो बेंजीन है, इसमें भी हम डिटेल में बात करेंगे क्योंकि रेजोनेंस का कहानी अपने को पूरा भी पता नहीं, तो हम हर एक जगह एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक अपने लिए पता करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जब हम रेजोनेंस सारा कहानी समझेंगे तब इसको हम और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। अभी तक बेसिक आइडिया हम यहाँ पर ले रहे हैं। अब यहाँ से अगर देखें तो ये क्या है, साइक्लिक है, प्लेनर है, क्योंकि बेंजीन रिंग का हर एक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन अपने पास कितना हो जाएगा, 3 पाई बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो अपने पास यहाँ पर बात आ जाता है कि अगर n को 0 रखें कितना पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 2, n को 1 रखेंगे तो कितना पाई इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, 6। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसको क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से अगर देखें तो पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होना चाहिए, जब यहाँ पे n का वैल्यू 2 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 10 और 14 18 और 22। ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। किसी कंपाउंड में अगर नंबर ऑफ पाई, अगर ऊपर का 2 कंडीशन सेटिस्फाई होता है वो साइक्लिक होता है, प्लेनर होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर इतना आ जाए तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, और 4 के मल्टीपल में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से बात ये जाता है, जैसे मान लो अपने पास ये है, कितना पाई इलेक्ट्रॉन, सारा कंडीशन सेटिस्फाई, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, और ये भी क्या है, एरोमेटिक है। उसी तरह अगर हम इसके लिए बात करें, अब देखो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए इसको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना होगा। साइक्लिक है, प्लेनर है, और पाई इलेक्ट्रॉन अपने पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर। जैसे मान लो अपने पास ये है, और यहाँ पर देखो ये भी साइक्लिक है, प्लेनर है, लेकिन यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन अगर बात करोगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास ये है, अब इसके बारे में क्या हो सकता है, क्या एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले साइक्लिक तो है लेकिन ये प्लेनर नहीं है, क्यों, क्योंकि रिंग का ये मेंबर जो होगा ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। और हमने क्या बोला कि रिंग का कोई भी मेंबर अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं हो सकता, एंटी एरोमेटिक नहीं हो सकता, वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये कंपाउंड जो होगा ये क्या हो जाएगा अपने पास, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा यहाँ से। ठीक है ना, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है ना, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। जो हमने अभी क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड में लिखा था कि एक रिंग वाले चेन को, रिंग चेन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एरोमेटिक में और एक एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक तो हमने पता कर लिया, एलिसाइक्लिक क्या होता है, जो नॉन एरोमेटिक होगा। नॉन एरोमेटिक कौन होगा, रिंग का कोई भी मेंबर sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं। देखो सबसे पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन होता है, जैसे कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड कौन है, हेटेरोसाइक्लिक कौन है।
तो होमोसाइक्लिक रिंग का प्रत्येक मेंबर क्या होगा, कार्बन, रिंग का प्रत्येक मेंबर कार्बन होगा। और हेट्रोसाइक्लिक मतलब रिंग का प्रत्येक मेंबर कार्बन नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से अपने को जो मतलब समझना है, यहाँ एक एक एग्जांपल देख हम यहाँ से क्या करते चलते चलते। होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, अब देखो ये बोल रहा है कि होमोसाइक्लिक होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, एरोमेटिक होना चाहिए। और इसमें दो टाइप हम ले लेते हैं, एक तो होता है अपने पास बेंजीनॉइड और एक क्या होगा अपने पास, नॉन बेंजीनाइड होगा। बेंजीनाइड मतलब बेंजीन रिंग होना जरूरी है और नॉन बेंजीनाइड मतलब बेंजीन रिंग वहाँ पर नहीं होगा। जैसे मान लो ये अपने पास है, देखो रिंग का प्रत्येक मेंबर क्या है, रिंग का प्रत्येक मेंबर यहाँ पे क्या है, रिंग का प्रत्येक मेंबर यहाँ पे क्या है, ठीक है ना। अगर देखें तो यहाँ पर सब में रिंग का प्रत्येक मेंबर क्या है, कार्बन है, और इसमें बेंजीन रिंग है, तो इसका मतलब ये इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं, इसको नेप्थेलीन बोलते हैं, इसको एंथ्रासिन याद रखना जरूरी है। और एक और अपने पास यहाँ पर होता है, इसको फिनोंथ्रासिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीनाइड टाइप का हो जाएगा ये, जिसमें बेंजीन रिंग कंटेंट, बेंजीन रिंग हो, कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, तो बेंजोनाइड टाइप का हो गया। और ये होमोसाइक्लिक रिंग का प्रत्येक मोमेंट क्या हो गया, ये हो गया। क्योंकि अभी हम होमोसाइक्लिक बात करें तो नॉन बेंजोनाइड में अपने पास कौन सा आ सकता है, जैसे अपने पास हो सकता है यहाँ पर, अगर नॉन बेंजोनाइड अगर हम बात करें यहाँ पर तो कौन हो सकता है अपने पास, इसको हम एजुलिन बोलते हैं। अब देखो इसमें क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन क्या ये कंपाउंड क्या ये कंपाउंड में बेंजीन रिंग है, नहीं है, ये क्या हो जाएगा, नॉन बेंजीनाइड। एक और आता अपने पास एग्जांपल, इसको बोलते हैं ट्रोपोलेन लोन, तो ये भी क्या है, नॉन बेंजीनाइड एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो पहला बात हो गया कि होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। दूसरा अपने पास आ जाता है यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ध्यान समझना, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक, आप देखो रिंग मतलब, जैसे रिंग का अगर हम बात करें, जैसे रिंग का बात जैसे ये लिखा हुआ, तो ये हो गया रिंग का मेंबर ये हो गया, रिंग का मेंबर ये हो गया, इससे बाहर कोई भी एटम उससे अपने को मतलब नहीं है। और वो एटम कैसा है, कार्बन है या नहीं, उससे मतलब नहीं, अपने को मतलब है कि रिंग का प्रत्येक एटम कार्बन या कार्बन नहीं हो, उससे हम डिसाइड करते हैं कि वो हेट्रोसाइक्लिक होगा या नहीं होगा। फिर से समझना, हेट्रोसाइक्लिक मतलब ये रिंग का एटम हो गया, ये रिंग का मेंबर हो गया, ये इससे बाहर अगर कोई होता है तो वो उससे हम डिसाइड नहीं करते वो होमोसाइक्लिक होगा या हेट्रोसाइक्लिक होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अगर हेट्रोसाइक्लिक अगर हम बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक के लिए अपने पास आ जाता है सबसे पहले, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर पैराडीन बोलते हैं। अब देख लो, रिंग का प्रत्येक मेंबर कार्बन नहीं है, एक नाइट्रोजन भी आ चुका है। उसी तरह अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पर पायरोल बोलते हैं, ठीक है ना। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पर, इसको हम फ्यूरान बोलते हैं। और उसी तरह अगर हम बात करें, ये सब नाम याद रखना कॉमन नेम है, इसको हम थायोफिन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब अपने पास क्या हो जाएगा, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड हो जाता है, ठीक है ना। या नॉन बेंजोनाइड में भी ये आ सकता है, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक में होगा ये। तो ये पैराडीन हो गया, देख लो रिंग का प्रत्येक मेंबर कार्बन यहाँ पर नहीं है, एक नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ सल्फर, तो ये तुम्हारे पास ये आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर यहाँ पर हम बात करें तो अपने पास हेट्रोसाइक्लिक ये आ गया, ठीक है ना। उसी तरह हम यहाँ से अगर देखें तो एग्जांपल हम निकाल सकते हैं किसका, यहाँ पर किसका एग्जांपल, होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड का निकाल सकते हैं आराम से। होमोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक होना चाहिए, मतलब नॉन एरोमेटिक होना चाहिए, आराम से निकाल सकते हैं। सारे रिंग का प्रत्येक मेंबर कार्बन रखना है और एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। उसी तरह एग्जांपल निकाल सकते हैं हेट्रोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक का,
रिंग का प्रत्येक मेंबर कार्बन नहीं होना चाहिए और एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये अपने पास यहाँ पर बात आ जाता है, ठीक है ना। तो ये अपने पास आज का लेक्चर क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब जो अगले क्लास में हम बात करने वाले हैं वो आईपीसी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बात करने वाले हैं। तो आप पहले से चाहें तो उसको रिवाइज करके आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है ना। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।